हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह बिष्ट। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो स्टूडेंट्स, सभी लोग तैयार हो जाइए। आज की काफी अच्छी क्लास आपकी होने वाली है। इस क्लास में मैं आपको साइंस का थर्ड लेक्चर आप लोगों के लिए करवाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, हमने 2 लेक्चर्स ऑलरेडी ले लिए हैं साइंस के, जिसमें मैंने आपको रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चंस करा दिए, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के। और दूसरा जो लेक्चर था हमारा साइंस का, मैंने उसमें आपको इलेक्ट्रिक जो मोटर होती है आपकी, उसकी वर्किंग प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन जो भी है वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। एक बार सभी लोग प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक कर लें। सो आई होप फ्रेंड्स कि आप लोगों को हमारी मैथ्स की जो यहाँ पर मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज चल रही है वो भी काफी अच्छी लग रही होगी, सबको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर पार्ट 3 रहेगा हमारा, जिसमें हमारा साइंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी के कुछ न्यूमेरिकल्स। ऑलराइट, सो इलेक्ट्रिसिटी से कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो हम यहाँ पर आज करेंगे। न्यूमेरिकल मींस क्वेश्चंस हैं हमारे पास, तो 6 क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट हो जाइए सभी लोग। जो लोग भी इस चैनल पर नए जुड़े हैं, सबसे पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन को सभी लोग प्रेस करने के बाद ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लेना। क्लास की टाइमिंग डेली 6 PM इवनिंग पर आपको मिल जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या करेंगे आज, देखिए 6 क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं। प्लीज सभी लोग देख लेना, नोट कर लेना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चंस फंसेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहां पर मैं आपका लेता हूं इलेक्ट्रिसिटी से। देखिए करंट, सबसे पहले आपका इलेक्ट्रिसिटी में करंट ही टॉपिक है। सो व्हाट इज करंट, तो आपको पता है क्या होता है। इट इज द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। इट इज द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन यूनिट टाइम। इट मीन सिंपल से अगर डेफिनेशन में बताऊं, इसकी डेफिनेशन नहीं बताना, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहां पर सबसे पहले आपको बता दूं कि आई करंट क्या होती है। करंट को मेजर करते हैं हम किससे, देखिए करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। मेजर किससे करते हैं, एमीटर से करते हैं। सो आई इज इक्वल टू, आपको पता है जैसा मैंने बोला, Q मींस चार्ज, जिसकी एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम कहते हैं। और टी की यूनिट पर टी मतलब टाइम होता है, क्या होता है, सेकंड, ठीक है। चलिए, सो आई इज इक्वल टू Q अपॉन टी, ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, द रिलेशन बिटवीन करंट, चार्ज एंड टाइम। सभी लोग ध्यान से सुनना। अब यहां पर एक क्वेश्चन है आप लोगों का। इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट वुड फ्लो पर सेकंड थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर व्हेन 1 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू इट। ऑलराइट, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जो चीज सबसे पहले अगर हमें न्यूमेरिकल साइंस में करने पड़ते हैं तो सबसे पहले आपको पता होगा गिवन लिखते हैं। तो हमें क्या क्या दे रखा है यहां पर, देखिए जो वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बताइए। आप बताइए मुझे यहां पर सबसे पहले चीज, एक इलेक्ट्रॉन्स में कितने चार्ज होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन में हाउ मेनी चार्ज। तो सबसे पहले 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इन 1 इलेक्ट्रॉन देयर आर 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम ऑफ चार्ज। ऑल राइट, ये आपको पता है। सो ध्यान से सुनना आप लोग। अब ऐसे इलेक्ट्रॉन्स कितने इस वायर के अंदर ट्रेवल करेंगे, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। जहां पर क्या दिया है आपको, देखिए यहां पर दे रखा है थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर व्हेन 1 एम्पियर करंट, जब करंट आपकी कितनी की हो, 1 एम्पियर की हो। टाइम जो भी आप पर यूनिट टाइम का मतलब, यूनिट मतलब एक समय के लिए टाइम कितना है आपका, यहां पर 1 सेकेंड। देखिए फ्रेंड, चार्ज, इसको हम एक चीज और देखना, Q इज इक्वल टू होता है N इंटू E। ऑलराइट, चार्ज देखिए यहां पर देखिए कितना चार्ज। अब नंबर ऑफ N को कितने इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स, N इंटू इलेक्ट्रॉन, देखिए N इंटू E। सो ये 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसलिए हमने N लगा। Q इज इक्वल टू क्या हो जाता है, N इंटू E हो जाता है। ये क्लियर है आपको, Q इक्वल टू N इंटू E, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब देखिए यहां पर सभी लोग ध्यान से सुनना। तो मैं अगर इसको यहां पुट करूं तो मैं क्या लिखूंगा, I इज इक्वल टू Q अपॉन टी है, तो पता है आपको। सो मैं इसको लिख सकता हूं I इज इक्वल टू Q की जगह पे N इंटू E अपॉन टी। सो हमें ये फाइंड करना है, ठीक है, पर यूनिट टाइम में और 1 एम्पियर की करंट है, उसमें कितना चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है, कितना चार्ज फ्लो करेगा ये हमें पता, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने फ्लो करेंगे ये हमें फाइंड करना है। क्या चीज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने फ्लो करेंगे, ठीक है। अब 1 इलेक्ट्रॉन्स में कितने चार्ज होता है, इतना, ठीक है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे कितने होंगे हमारे पास, ऐसे 1.6 टू 10⁻⁻19 कितने होंगे, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। चलिए, सो यहां से देखना आपको I कितना रखा है, 1। तो सबसे पहले आप क्या करिए, यहां पर वैल्यूज पुट कर लीजिए। I कितना है, 1। तो देखिए I क्या दे रखा आपको, 1 एम्पियर। सो यहां 1 लिख देता हूं, ऑलराइट। और N ये हमें फाइंड करना है,
एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज देखिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को, ये चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन ये दे रखा देखिए ई, इसकी जगह पे आप क्या रखेंगे, यही रखेंगे। सो वन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इतना कूलम, ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ऑफ चार्ज। ऑलराइट, ये सबको क्लियर है। चलिए तो यहां पर देखेंगे आप लोग, अब क्या करेंगे, टी इज 1 सेकेंड, बस कुछ नहीं करना है, इसका मतलब इसको सिंपली डिवाइड करना है, एन निकालने के लिए 1 इंटू 1 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ऑलराइट, सभी लोग देखेंगे यहाँ पर क्या करें, जल्दी से बताइए हमको। देखिए एक काम करते हैं, 10⁻⁻19 को ऊपर ले जाते हैं और 1/1.6 हो गया और 10 की पावर प्लस का 19 हो गया। जरा सभी लोग इसको काटिए, 0 करिए और 16 को सॉल्व करिए। यहाँ पर 10 को डिवाइड कीजिए 16 से, जल्दी देखिए सभी लोग, 10 की पावर ये हो 10 पॉइंट लगाए 0, 16 6 जा 96, 4 आया, ठीक है, 16 2 जा 32, 16 5 जा 80। ऑल राइट, चलिए सो आई होप कि क्लियर होगा आपको। तो एन है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने फ्लो हुए, कितने इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए, ये हमें पता लगाना था। तो यहां से देखेंगे आप लोग कि ये तो एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये तो एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसे कितने हुए तो ये बता रहा है यहाँ पर से, ठीक है। सो यहाँ पर देना 0.625 इंटू 10 की पावर 19 इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इसमें आप इसको एक प्लेस आगे करेंगे तो आपको पता है कितना हो जाएगा, 10 की पावर ये पीछे आ जाएगा 10 की पावर 18। क्लियर है यहाँ तक सबको, सभी लोगों को क्लियर है। चलिए अब देखेंगे यहाँ पर से क्या करते हैं, कुछ नहीं, बस हो गया। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया, 6.25 इंटू 10 की पावर 18, यहाँ लिख सकते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। ऑलराइट, इतने इलेक्ट्रॉन्स ऐसे, ठीक है, ऐसे जिसकी एक इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे करके ये जो है ये आपके कितने हैं टोटल, इतने हैं 6.25 इंटू 10 की पावर 18। जब हम उसको क्या करेंगे, एक यूनिट सेकंड के लिए 1 एम्पीयर की करंट देंगे किसी वायर में, ठीक है। चलिए क्लियर होगा, आई होप कि आपको क्लियर होगा। अब मैं आपके लिए बढ़ता हूं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान देना। ये 2 क्वेश्चन मैं अभी आपको करा रहा हूं, उसके बाद इसमें से एक क्वेश्चन फंस सकता है आपका, ठीक है। चलिए सो उसको रफ करते हैं, हमको एन की वैल्यू हमें फाइंड हो चुकी है। सो स्टूडेंट चलिए अब मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 2 जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग देखना है यहाँ पर। स्टेट द फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। ऑलराइट, तो पता है आपको, देखिए रेजिस्टेंस, किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है आपको पता है, एक तो उसकी लेंथ पर और उसकी एरिया पर, ठीक है, उसके एरिया पर, उसके लेंथ पर, और साथ साथ उसके नेचर ऑफ मटेरियल कैसा है इस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, आपको पता है, ये आपने पढ़ा होगा कि R डायरेक्टली R इज इक्वल टू रो L अपॉन A होता है, वेयर यहाँ पर पता है रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, R क्या होता है यहाँ पर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है A के, इनवर्सली, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि R ज्यादा, एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा, इनवर्सली का मतलब यही हुआ, एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा, ठीक है, एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम। इनका मतलब क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अगर लेंथ जितनी ज्यादा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर में, लेंथ जितनी कम उतनी कम रेजिस्टेंस। तो आई होप क्लियर होगा आपको। नेचर ऑफ मटेरियल बताया कि जो कंडक्टर है वो किस चीज का बना हुआ है उस पर भी डिपेंड करता है। तो चलिए ये चीज आपको पता है तो आप इसको लिख लेना। तो इसके सेकंड पार्ट के इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट है कि यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा सभी लोग देखना। चलिए एग्जाम्पल है लेते हैं, हाउ विल द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर चेंज। देखिए कंडक्टर का रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा इफ इट इज स्ट्रेच सो दैट इट्स लेंथ इज डबल्ड। अभी ध्यान सुनना, सपोज कर लीजिए आपके पास क्या है, एक ये है इस तरीके से एक वायर है, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूं। देखिए हर जगह मैथमेटिक्स यूज होती है, तो साइंस के अंदर, फिजिक्स के अंदर जो है मैथमेटिक्स यूज होगी। यहां पर देखेंगे अभी आप लोग, ये आपके पास मान लीजिए कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, ये वायर है। अब क्या करा, आपने इसको स्ट्रेच किया, मतलब उसको खींचा। अब आपने स्ट्रेच किया तो ये हो गया। लो जरा मुझे आप सभी लोग बताना, ये देखिए क्या हुआ। यहां पर सभी लोग ध्यान से सुनना। देखिए आपने क्या किया, इस वायर को, मान लीजिए एक वायर है, देखिए क्रॉस सेक्शन मतलब ये ऐसे क्रॉस सेक्शन, ठीक है, मान लीजिए ये क्रॉस सेक्शनल है, इसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहां पर इसको A1 मान लीजिए, ये इसका एरिया है A1। इस वायर की लेंथ मान लीजिए है L1। और ध्यान से सुनना, ऐसे ही अब देखिए ये छोटा हो गया ना, तो एरिया आपको पता है, जैसे वायर स्ट्रेच करी तो एरिया कम हो गया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एरिया भी अब दूसरा है, तो एरिया यहां पर लेना A2 और लेंथ भी चेंज हो चुकी है, सो L2। यहां तक आप सभी लोगों को क्लियर है। चलिए
सभी लोग देखना, जब आपने इन वायर को स्ट्रेच किया, इसको स्ट्रेच किया, तो आपको क्या पता लगा, यहां पर देखिए मटेरियल का वेस्टेज बिल्कुल नहीं हुआ है, मतलब जो वायर का पहले जो वॉल्यूम था वो स्ट्रेच करने के बाद भी सेम रहा। अब आपको पता है वॉल्यूम रिमेन्स सेम, वॉल्यूम रिमेन्स सेम व्हेन द वायर इज स्ट्रेच्ड। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, व्हेन द वायर इज स्ट्रेच्ड। अब यहां आप सभी लोग देखना, ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पे प्लीज ध्यान देना सभी लोग। वायर को स्ट्रेच कर दिया, सभी लोग देखना, वॉल्यूम सेम का मतलब ये वही कॉन्सेप्ट आ गया जो हम मैथमेटिक्स में पढ़ लेते हैं, ठीक है, रिकास्टिंग रिमेल्टिंग वाला, बट थोड़ा सा अलग है। वॉल्यूम बस उसी वॉल्यूम से इसी वायर को स्ट्रेच करके जब ऐसे बनाया, स्ट्रेच किया, लेंथ बढ़ा दी, एरिया कुछ और हो गया, तो वॉल्यूम सेम हो गया। सो व्हाट इज द वॉल्यूम? अब आपको पता है, देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको अगर अच्छे से बताऊं वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। मान लीजिए, आपको मैं एग्जांपल देता हूं, ये मान लीजिए सिलेंडर है, आपको दिख भी रहा है, तो सिलेंडर का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। दिस पाई आर स्क्वायर रिप्रेजेंट एरिया एंड दिस एच रिप्रेजेंट एल। ऑल राइट, क्लियर है? तो ये आपको पता है कि वॉल्यूम हमेशा क्या होगा, ए इंटू एल होगा, ठीक है। अब वॉल्यूम का मतलब ए इंटू एल। अब ध्यान से सुनना आप सभी लोग, ये था पहला केस, ये था दूसरा केस, सभी लोग ध्यान सुनना, ये था पहला केस, ये था दूसरा केस। यहां पर हुआ क्या, देखिए, जब आपने फर्स्ट वाली वायर है, ये पहली वायर है, ये फर्स्ट वायर है, और ये सेकंड वायर है, ऑलराइट, ये सेकंड केस। इसका आपने देखिए वॉल्यूम क्या होगा, फिर A1 इंटू L1 इक्वल टू उसका क्या होगा, A2 इंटू L2, क्योंकि वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम बराबर रहेंगे। अब हुआ क्या, जब वायर को स्ट्रेच किया तो जो नई वायर है उसकी लेंथ पुरानी वाली से 2 गुना हो गई, मतलब पुरानी वाली के ट्वाइस टाइम्स हो गई। सो यहां पर एक चीज गिवन है कि L2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ L1 हो गया। सभी लोग ध्यान देना, ये आपको क्वेश्चन ने कह रखा है। क्वेश्चन को करने का तरीका बताता हूं आपको, बिल्कुल अच्छे से समझेंगे आप सभी लोग यहां पर। सो L2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ L1। चलिए सभी लोग ध्यान सुनना, जब L2 ट्वाइस ऑफ L1 हो गया तो मैं इसको यहां पुट कर लेता हूं, तो A1 इंटू L1 इज इक्वल टू A2 इंटू L2 की जगह ट्वाइस ऑफ L1 कर लेते हैं। लो, नाउ L1 से L1 कट गया और यू विल गेट A1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A2। इट मीन्स अगर आप A1 और A2 का रेशियो रखते हैं यहाँ पर, सो आपको मिलेगा 2:1 या फिर 2 लिख लीजिए अभी आप लोग, ठीक है, 2/1 लिख लीजिए। चलिए, सो A1 अपॉन A2 कितना आ गया आपका, 2 आ गया, फिर 2/1 आ गया। क्लियर है आपको? चलिए, तो ये कह रहा है जब ऐसा हमने किया तो क्या इफेक्ट पड़ा, नए वाले जो वायर पे रेजिस्टेंस का क्या इफेक्ट, उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ा, उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ा। सो यू हैव फॉर्मूला। अब देखिए यहां पर ध्यान सुनना, कुछ नहीं है, तो मटेरियल तो एक ही है, मटेरियल एक ही है तो रेजिस्टिविटी भी सेम ही होगी। क्लियर है आपको? मटेरियल क्योंकि एक ही है, इसका भी इसी वायर को स्ट्रेच किया उस साइड, तो वही मटेरियल से तो कर रखा है, कोई अलग मटेरियल यूज थोड़ा करा है हमने, नहीं किया। सो ये ध्यान देना आप लोग, यहां पर R इज इक्वल टू आपको पता है, तो यूजिंग R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ध्यान सुनना, अब देखिए अभी भी मैंने कहा कि रेजिस्टेंस ऑफ फैक्टर डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया। जब डिपेंड करता है तो सही बात है भाई कि लेंथ भी कुछ ना कुछ होगी पहले, उसके बाद देखिए पहली लेंथ कुछ अलग, एरिया अलग, फिर स्ट्रेच करने के बाद एरिया भी अलग हो गया और लेंथ भी अलग हो गई। आई होप कि आपको क्लियर होना चाहिए, होगा भी, ठीक है। सो यहां पर आप क्या करेंगे, देखिए सभी लोग ध्यान सुनना, अगर मैं फर्स्ट वायर का रेजिस्टेंस मान के चलूं, देखिए तो रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट वायर क्या लेंगे, देखिए मैं R1 ले लेता हूं, लेट R1, ये R1 लेके चल दिया, ठीक है। सो R1 करूंगा, मुझे पता है, देखिए रो में एक ही रखता हूं, ठीक है, और ये है L1 अपॉन A1। अब मैंने ये क्यों किया, क्योंकि मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी भी सेम ही होगी, सेम मटेरियल का बने हैं दोनों वायर्स, खाली स्ट्रेच तो कर रखा है, बस हो गया, तो रो सेम, रो रिमेन्स कांस्टेंट। ऑलराइट, ये लिखना है आपको, नहीं लिखना है कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूं आपके लिए, ठीक है। एंड इस तरह से लिख लीजिए आप, रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड वायर जो हमने चेंज करी है यहाँ पर स्ट्रेच कर रखी जो, उसको R2 लिख के, सो आप लिखना R2 इक्वल टू रो L2 अपॉन A2। यहां तक सभी को क्लियर है? चलिए वेरी गुड। आइए सभी लोग आइए, मैं आपको बताता हूं क्या हो रहा है यहाँ पर। अब आप क्या कीजिए, देखिए आपको बताना है कि जो नए वाले जो वायर है उसके रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ा, ठीक है। नए वाला जो कंडक्टर है ये, इसके रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़े से मतलब यह है कि इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट वायर, इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट कंडक्टर जो हमारे पास था, जो कि वायर है, उसके रेजिस्टेंस कंपेयर इसका इन कंपैरिजन टू दिस, ठीक है, इसके रेजिस्टेंस से कंपेयर कर रखा हमने, ठीक है, इसके रेजिस्टेंस से कंपेयर कर रखा उसके रेजिस्टेंस को।
अब देखिए यहां पर हुआ क्या, जरा सभी लोग ध्यान देना, मैं क्या करता हूं फर्स्ट अपॉन सेकंड, सो डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, ये आप लोग कर सकते हैं। तो R1 अपॉन R2 कर लीजिए, ये देखिए। अब डिवाइड करने का क्या तरीका होता है, जरा सभी लोग देखना, किसको नहीं आ रहा होगा समझ में प्लीज पूछ सकते हैं आप, कमेंट में आप लोग कर लीजिए, रिप्लाई मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए सो यहां पर देखिए R1 बाय R2 इज इक्वल टू, अब जरा ध्यान देना सभी लोग, रो L1 अपॉन A1। अब आपको ये तो पता होगा कि हमेशा हम क्या करते हैं, हम हमेशा क्या करते हैं, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे, राइट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड वाले से डिवाइड करेंगे। जब मैं इसको लिखूंगा एक बार और तो आपको पता चलेगा यहां से कि R1 बाय R2 इज इक्वल टू क्या होगा। देखिए रो L1 अपॉन A1, यहां पे सभी लोग देखो ये यहां मल्टीप्लाई होता है इसके साथ, ये चला जाता है और ये ऊपर चले जाता है, सो A2 ऊपर आ जाएगा और रो L2 नीचे। ये रो बहुत परेशान कर रहा है, इसको शुरू में ही काट दो तो अच्छी बात है, रो लिखना ही मत, लिख देना कि रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल सेम, ठीक है। यहाँ पर जो रेजिस्टिविटी रिमेन सेम लिख देना, बस हो गया, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर देखिए एक चीज मिली है, R1 बाय R2 इज इक्वल टू, सभी लोग ध्यान देना, इस कॉन्सेप्ट को जरा सभी लोग नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। नाउ आई एम गोइंग टू रफ दिस पार्ट, ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, जरा सभी लोग मैं अभी भी कहता रहा हूँ आपसे, इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। ये वाले को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपने समझ लिया तो अच्छी बात है, क्योंकि स्पेस नहीं है अभी। चलिए ओ सॉरी, तो A1 अपॉन A2 कितना आया था हमारा यहाँ पर से, उसको मैं लिख देता हूँ उस साइड, A1 बाय A2 ये आपका कितना आया था, 2 आया था। इसको आप ध्यान से सुनना। अब सभी लोग देखेंगे, और एक चीज और थी आपकी, ये भी दिया था कि L2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ L1, वेरी गुड। जरा सभी लोग इसको यहां से लिखना, अब R1 बाय R2 इज इक्वल टू कितना दिया, देखिए L1 अपॉन L2 को साथ ले लेता हूं और A2 अपॉन A1 को साथ ले लेता हूं, लो A2 अपॉन A1 को साथ ले लिया, वेरी गुड, समझ में आया सबके। देखिए या तो आप क्या कर लीजिए, यहां पर देखिए एक काम करते हैं, L2 इज इक्वल टू कितना है, ट्वाइस ऑफ L1, तो देखिए L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ L1 इनटू A2, देखिए यहां पर ध्यान सुने, A1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A2, ठीक है। सो A1 की जगह ट्वाइस ऑफ A2 रख दिया, A2 से A2 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, सो R1 अपॉन R2 का जो भी रेशियो आया यहां से, अगर रेशियो पूछे तो बहुत अच्छी बात है, 1/4। इट मीन्स व्हाट, ध्यान से सुनना सभी लोग। अब R2 को वहां भेजिए और R1 को यहां, सो क्वेश्चन कहेगा, पूछेगा देन रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड वायर जो भी है इज 4 टाइम्स द रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट वायर, रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट कंडक्टर जो भी है। तो जो सेकंड वायर का जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस देखिए चेंज हुआ ना, चेंज हुआ, स्ट्रेच किया, एरिया भी चेंज हुआ, लेंथ भी चेंज हुआ, तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगा ही होगा। अब रेजिस्टेंस कितना हो गया, R2 इज इक्वल टू जो भी होगा 4 टाइम्स ऑफ R1, तो आप लिखेंगे क्या, 4 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपको भी और कराऊंगा, उससे पहले थोड़ा सा कुछ और पढ़ लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन और लाता है आप लोग, सो R2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ R1। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, इसको प्लीज आप सभी लोग नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए प्लीज, इसको भी आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, इसके लिए भी, ठीक है। चलिए, तो अगर आप लोगों को हमारी साइंस की क्लास जो है अगर अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज एक बार लाइक जरूर कर दे और कमेंट में बता दें, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैथ्स का तो हमने काफी कुछ पढ़ लिया है, सिलेबस हमारा कब की कंप्लीट हो चुका है, रिवीजन भी हो चुका है, 1 शॉट क्लास भी हो चुकी है, और अब क्या हो रही है, आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है, जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करवा रहा हूं। तो आप लोग एक चीज और आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि सिर्फ टर्म 2 क्लास 10th ही नहीं, इसके बाद हम लोग अब आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे, क्लास 11th की मैथमेटिक्स भी आप लोगों को पढ़ाएंगे, तो सभी लोग एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए। चलिए, तो यहां पर देखेंगे, शो हाउ वुड यू ज्वाइन 3 रजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम सो दैट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखिए, आपके पास 3 रजिस्टर्स हैं, हर एक 9 ओम का है। वी हैव 3 रजिस्टर ईच ऑफ 9 ओम। चलिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो बहुत सिंपल भी है। इन तीनों रजिस्टर्स को हमें देखिए सर्किट डायग्राम में कनेक्ट करना है, एक सर्किट डायग्राम बनाना है जहां पर इन तीनों रजिस्टर्स को क्या करना है, हमें कनेक्ट करना है। किस तरीके से कनेक्ट करें कि हमें एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाए। फर्स्ट केस कैसा, इनको how do you connect these 3 resistor to get the equivalent resistance? First case में 13.5 ohm and the second case is 6 ohm। क्लियर है, ये मिल जाए
तो आप लोग क्या करेंगे जरा मुझे बताएं सभी लोग। देखिए सबसे पहली बात ध्यान सुनना, आपके पास कनेक्शन के तरीके कैसे कैसे हैं, या तो आप सीरीज कर सकते हैं या तो आप पैरेलल कर सकते हैं। अब मान लीजिए लेट R1 9 ओम, अब ये सब एक ही उसके हैं तो सबको लेना ही पड़ेगा, R2 भी 9 ओम और R3 भी 9 ओम। ठीक है, चलिए इनको हमें नेम देना पड़ेगा, नहीं तो 9 ओम कौन सा 9 ओम कहेंगे हम, तो रेजिस्टेंस के नेम देंगे तब जाके पता लगेगा ना। चलिए सो यहां पर देखिए मैं फर्स्ट केस आपको बताता हूं, ये क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं अपने घर में। ठीक है, मैं कैसे जरा सभी लोग देखते हैं, सभी लोग आ जाइए। नाउ देखिए फ्रेंड्स, अगर आप तीनों, सबसे पहले देखिए इसको खुद ही करना पड़ता है अपने मन से सोचिए कि अगर आप तीन के तीन रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ देंगे तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है वो क्या आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा जब आप तीनों रेजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ देंगे। 9 + 9 + 9, अगर आप R1 + R2 + R3 करते हैं तो आपको क्या इक्विवेलेंट में इन दोनों में से कोई मिल रहा है, इन दोनों में से नहीं मिलेगा। ये कितना मिलेगा आपको, 27 ओम मिलेगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। अगर बोला होता तो हम एक डायग्राम बनाते, तीनों को तीन रेजिस्टर को कनेक्ट कर देते सीरीज में, बस सिंपल है। नाउ अगर आपको ये नहीं पता तो आपको देख दूसरा जो चांस है, मतलब दूसरा तरीका है हमारे पास, पॉसिबल है अभी कि क्या हम दो को सीरीज में कर लें, क्या हम दो रेजिस्टेंस को, अगर दो रेजिस्टेंस को सीरीज में कर लें तो आप इसको साइड बाय साइड अपनी कॉपी में कर सकते हैं। देखिए अगर मैं दो रेजिस्टर को सीरीज में जोड़ता हूं तो आपको पता है जो क्या बनेगा, यहां पर से दो रेजिस्टर सीरीज का क्या कॉम्बिनेशन होता है। अगर ये R1 और R2 को मैंने सीरीज में जोड़ दिया तो आपको क्या मिलेगा, देखिए सीरीज का क्या होता है, सब हम उसमें क्या इक्विवेलेंट निकालने के लिए सीरीज में अगर कनेक्ट किया हो रजिस्टर को तो उनको हम प्लस कर देते हैं। किस तरीके से, R = मान लीजिए R1 + R2 करके, तो ये कितना हो गया 9 + 9 करके मैंने लिख दिया 18। अब इसके बाद क्या दो तरीके, तो मतलब ये तो सही है आपके पास, सो R ये आ गया, मान लीजिए R' था, सो R' आपके पास ये आ गया। तो अभी 2 9 तो यूज हो गए, वी हैव 1 9 मोर, तो यहां पर बचा है इसको ये R3 बचा भी ये 9 ओम का। तो क्या अब क्या करूं, देखिए अगर मैं इनको फिर प्लस कर दूंगा तो हमने पहले ही कर दिया, 27 ओम तो चाहिए नहीं। अब एक काम कर सकते हैं, शुरू के दो रजिस्टर्स, इट मीन्स अगर मैं, ध्यान सुनना आप लोग करिए इस तरीके से, देखिए ये मैं आपको ओरली ऐसे ही बता रहा हूं, आपको करना है किस तरीके से। देखिए कनेक्ट R1 एंड R2 इन सीरीज, ठीक है, कनेक्ट R1 एंड R2 इन सीरीज एंड R3 इन पैरेलल विथ, लिख सकते हैं विथ कॉम्बिनेशन ऑफ R1 एंड R2। ठीक है, मतलब R1 R2 को सीरीज में कनेक्ट कर लीजिए सबसे पहले, ये लीजिए। अगर मैं ऐसे करता हूं तो क्या मिलता है, देखिए ये देखिए, बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है क्वेश्चन। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन को आपको पैरेलल में कनेक्ट करना है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या करना है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ एक और रेजिस्टर को कनेक्ट करना है जो कि पैरेलल में कनेक्ट करना है, ये लीजिए। सो क्या पॉसिबल है आपके पास, मुझे बताइए क्या पॉसिबल है कि कुछ ना कुछ इसमें से आ जाए, ये R1 मान लीजिए और ये R2 मान लीजिए, ऑलराइट, और ये R3 मान लीजिए। तो इसको हम किसी सर्किट टाइप में जोड़ेंगे, कोई बनाने की जरूरत नहीं ज़्यादा। चलिए देखते हैं क्या होता है। कनेक्ट R1 R2 सीरीज एंड R3 इन पैरेलल विद द कॉम्बिनेशन ऑफ R1 एंड R2। ठीक है, बाकी आपकी लैंग्वेज है, आपको जैसे लिखना है बिल्कुल वैसे लिखिए। ठीक है, चलिए सो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले R' निकाल सकते हैं ऊपर वाले से, R1 + R2 करके, और क्योंकि सीरीज में है, देखिए करंट का डायरेक्शन, करंट गई, करंट के दो पाथ हो गए, दो डिफरेंट करंट गई। ठीक है, अब एक सेम करंट दो रेजिस्टर्स पे ट्रेवल करती है तो कैसा कॉम्बिनेशन होता है, रेजिस्टर का कैसा कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज का कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे जोड़ते हैं हम, इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, R' करके R इक्विवेलेंट करके दोनों को प्लस कर देते हैं, और एंड टू एंड कनेक्शन को भी क्या कहते हैं हम, सीरीज कनेक्शन। तो ये आ गया 18 का ओम। चलिए सो क्या अब 18 ओम के रजिस्टर्स को आप लोग ध्यान से सुनना, इसके बाद अगर ध्यान से सुने, ये आ गया आपका, ये देखिए यही तो हुआ। इसके बाद हुआ क्या, अब ये अगला स्टेप में ही होगा, यहां पर 18 ओम और यहां पर 9 ओम। अब ये आपका क्या आया, R' आया। नाउ R' यहां पर लिखना, नाउ R' एंड R3 आर इन पैरेलल। ठीक है, R' एंड R3 इन पैरेलल, तो इनका इक्विवेलेंट क्या होगा, तो 1 आपको पता है, मैं ले लेता हूं R', सो 1/R1 R' प्लस 1/R3। तो यहां देखते हैं क्या पता कुछ तो आए, ऑलराइट 9 आ गया।
अब देखिए यहाँ पर से क्या आएगा, जरा सभी लोग देखना, इसको मैं अगर सॉल्व करूँ तो 18 और ये 1 + 2, सो ये आ गया आपका कितना, यहाँ पर ध्यान सुनना 3/18, जिसको मैं सॉल्व करूँगा तो 6 आएगा। इसका मतलब जो आपका R" आ गया वो भी कितना आ गया 18/3 6। सो यहाँ से हमें जब इस टाइप का कनेक्शन किया तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन सॉल्व हुआ, सेकंड वाला सॉल्व हुआ। ठीक है, ये हमारा सेकंड वाला सॉल्व हुआ। ठीक है, तो ऐसे ही आप क्या करना, अब दो को पैरेलल लेना। ठीक है, अब देखिए अब जो नया क्वेश्चन है यहाँ पर ध्यान सुनना, जो फर्स्ट ये हमने इस तरह से कनेक्ट किया तो हमें क्या मिला, सेकंड वाला आंसर मिल गया, जो कि इक्विवेलेंट मिल गया कितना 6 ओम। सो R" हमें मिल गया, यहाँ से देखिए 6 ओम मिल गया है, ये हमें 6 ओम मिल चुका है। अब हमें चाहिए क्या 13.5 ओम, ये कहां से मिलेगा जरा देखते आइए। अब ये भी आप कर सकते हैं आराम से। अब यहां से ध्यान से सुनना आप लोग, अब जैसा आपने किया ना अब वैसा मत कीजिए, अब उल्टा कर दीजिए, दो को पैरेलल ले लीजिए। क्या बोला मैंने, पहले दो को पैरेलल ले लीजिए, उन दोनों पैरेलल को एक किसी दूसरे रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में जोड़ दीजिए। मतलब ऐसे कर सकते हैं आप लोग, आप ये देखिए ये ऑलराइट। तो ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, ये दोनों पैरेलल, इन दोनों के पैरेलल के जो कॉम्बिनेशन है वो उसको सीरीज में जोड़ दीजिए। तो इन दोनों के पैरेलल का कॉम्बिनेशन कैसा बनेगा, आपको बीच में एक रेजिस्टेंस आ जाएगा अभी जो इक्विवेलेंट होगा इसके लिए। और ये देखिए, सो दिस टाइप ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक है, इस टाइप का फिगर आपको 13.5 ही देगा। आप लोग इसको खुद से करके आना जैसे मैंने बताया अभी। ठीक है, ये देखिए R1 R2 R3 जो लेते हैं आपने सबसे लेना, जैसे मैंने बताया बिल्कुल वैसे करना, और आपका आंसर डेफिनेटली क्या आएगा, यहाँ से डेफिनेटली आएगा क्या 13.5 ओम। चलिए मैं आपको ये क्वेश्चन में इसलिए कराया क्योंकि इंपॉर्टेंट बन आपके पेपर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए सो मैं आपको कराऊंगा यहाँ से फोर्थ क्वेश्चन। आइए देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, जरा देखिए यहाँ पर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान देना। चलिए, एक इलेक्ट्रिक केटल है ऑफ 2 किलोवाट, वर्क फॉर 2 आवर्स डेली, कैलकुलेट द फर्स्ट है एनर्जी कंज्यूम्ड। ठीक है, एंड अच्छा एनर्जी कंज्यूम्ड इन SI एंड, ठीक है, कमर्शियल यूनिट्स, मतलब यूनिट कितनी यूनिट्स ने ली। अगर एक जो केटल है आपकी वो 2 किलोवाट आवर्स चल रही है 2 घंटे डेली, ठीक है, 2 घंटे डेली चल रही है जो, ठीक है, और कितने की है 2 किलोवाट आवर की है। अब जरा सभी लोग ध्यान सुनना, आप लोगों को पता है यहाँ पर पावर क्या होता है। देखिए पावर क्या होता है आपको पता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम तो पता ही आपको। सो P = W/T होता है। तो एनर्जी कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, यहाँ पर कौन है इलेक्ट्रिकल, ये है केटल है, ये कितनी एनर्जी क्या कहते हैं 2 घंटे में लेगा, कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है 2 घंटे में। अगर ये 2 किलोवाट का है तो कुछ नहीं, बस आपको पता है ये W = क्या हो जाएगा, P × T हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग ध्यान सुनना। तो यहाँ पर W है, इसको आप एनर्जी तरह भी लिख सकते हैं, E = P × T भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वर्क डन हो या फिर एनर्जी हो एक ही बात है। जूल ही इनकी क्या होती है, यूनिट होती है। ठीक है, सो एनर्जी E = P × T करके आप उसको कर सकते हैं। पावर कितनी है केटल की, 2 किलोवाट, और टाइम कितना लग रहा है 2 घंटे डेली चल रहा है। ठीक है, चलिए सो एनर्जी का फॉर्मूला E = P × T, P रख दीजिए 2 किलोवाट और टाइम हो गया 2 आवर्स, सो ये आ गया 4 किलोवाट आवर। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा यहां से, क्या सभी लोग ध्यान सुनना, एक बात मेरी सभी लोग ध्यान सुनना, यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि एनर्जी तो आ गई 4 किलोवाट आवर। अब ये आपसे पूछना चाह रहा है कि यहां पर कितनी यूनिट्स कंज्यूम हुई। तो मैं आपको बता दूं यूनिट और किलोवाट आवर का एक रिलेशन है कि 1 यूनिट = 1 किलोवाट आवर्स होता है। ये सभी लोग ध्यान से, सभी लोग अपने ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अपने माइंड में रख लीजिए अभी से। सो इसका मतलब एनर्जी कितनी हुई, 4 यूनिट कंज्यूम कर ली उसने। तो ये तो हमारा आंसर निकल गया। अब हुआ क्या, देखिए यहाँ पर आपको पता है आपके घरों में जो बिजली होती है उसको जो प्राइस होता है वो किस पे डिपेंड करता है, यूनिट्स पे डिपेंड करता है, मतलब किलोवाट आवर्स पे डिपेंड करता है। सो अगर एक यूनिट बिजली का प्राइस जो है यहाँ पर एक यूनिट में कितना रुपीस रखा है, अगर पूछ रहा है कि कॉस्ट ऑफ रनिंग इन द मंथ ऑफ जून एट द रेट ऑफ ₹3 पर यूनिट, एक यूनिट का 3 रुपए लग रहा है और पूरा मंथ चल रहा है। कौन सा मंथ, जून का महीना। सो इट मीन जून के महीने में 30 डेज होते हैं। सो इन 30 डेज, ठीक है, किसका है ये, जून का है। ये पहला तो क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका, सेकंड वाला करा रहा हूं आपको, इसके सेकंड पार्ट का। सो 30 डेज में जो जून का महीना है, ठीक है, तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी
देखिए आपको पता है कि यहाँ पर लिख लीजिए कि 1 यूनिट का प्राइस कितना दे रखा है इन्होंने, 1 यूनिट इक्वल टू ₹3। सो हाउ मच कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिक केटल 4 यूनिट। सो इट मीन्स आप लिख देना कि ₹3 इंटू 4। सो इट मीन्स ये कितनी आ गई आपकी 3 4 जा पर मंथ, नो सॉरी ये आ गया ₹3। पहली बात तो ध्यान से सुने आप लोग, अगर ये 30 दिन तक चल रही है तो कितनी यूनिट बिजली खर्च होगी, सबसे पहले तो ये निकाल लीजिए। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू इतना, ऑल राइट, 1 यूनिट इज इक्वल टू ₹3 तो ठीक है, लेकिन ये कितने डेज चल रही है जरा ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है। ये 2 आवर्स डेली है। सो एक दिन में 4 यूनिट बिजली खर्च हो रही है एक दिन में। सो 1 डे इज इक्वल टू 4 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम। नाउ वी हैव 30 डेज, क्योंकि जून का मंथ है तो 30 डेज इज इक्वल टू 30 इंटू 4 यूनिट्स। सो यहाँ पर आपको पता चल गया, जून के महीने में आपका पता है ना 30 डेज होते हैं। सो 120 यूनिट्स। बस अब कॉस्ट निकालनी तो 1 यूनिट इज इक्वल टू ₹3। सो आपने एक महीने में 120 यूनिट खर्च कर ली। सो इसका मतलब 120 इंटू ₹3 और ये आ गया आपका ₹360 आपका महीने का बिल है सिर्फ इलेक्ट्रिक केटल का। क्लियर है सभी लोगों को? आई होप कि क्लियर होगा। 1 किलोवाट आवर्स का मतलब 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम, ठीक है। चलिए तो मैं आपको यहाँ पर से 5th क्वेश्चन कराता हूँ, सभी लोग ध्यान से सुन लेना। और उसके बाद का जो क्वेश्चन है वो वैसा ही क्वेश्चन है जैसा आपका फर्स्ट क्वेश्चन था और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोग ध्यान देना, बिल्कुल 4 मार्क्स में आने वाला क्वेश्चन है। जरा देखते हैं क्या है। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ओके। सो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम या फिर वर्क डन इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, या तो आपको पता है। चलिए अभी आपको लास्ट में एक रिलेशन, और अगर टाइम बचता तो एक रिलेशन बताऊंगा मैं आपको। तो एनर्जी 4 यूनिट हो गई आपकी। चलिए नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर। नाउ देखिए ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, जरा प्लीज ध्यान सुनना। ये क्वेश्चन क्यों करा रहा हूं, क्योंकि ये यूनिट्स वाले क्वेश्चन होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कितना कंज्यूम हुआ रेफ्रिजरेटर ने या बल्ब्स ने या ट्यूबलाइट्स में कितना कंज्यूम किया, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोगों ने अपने सैंपल में देखे होंगे। चलिए, इन हाउस होल्ड 5 ट्यूबलाइट ऑफ 40 वॉट ईच आर यूज्ड फॉर 5 आवर्स, ठीक है, आर यूज्ड फॉर 5 आवर्स डेली एंड एन इलेक्ट्रिक प्रेस ऑफ 500 वॉट फॉर 4 आवर्स एवरी डे। ठीक है, क्या बात है? कैलकुलेट द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय ट्यूबलाइट एंड प्रेस इन अ मंथ ऑफ 30 डेज। ये आप आराम से कर सकते हैं होमवर्क में, मैं लेकिन देखिए मैं करा देता हूं। यहां पर ध्यान सुनना, इसमें गड़बड़ी कुछ स्टूडेंट कर सकते हैं। वो गड़बड़ी ये है कि आप लोग ध्यान देना, आपके पास 5 ट्यूबलाइट्स हैं। कितनी है? 5 ट्यूबलाइट है। इसमें एक चीज और देखिए, 5 ट्यूबलाइट है लेकिन हर एक ट्यूबलाइट की जो पावर है वो 40 वॉट है। सो आपके 5 ट्यूबलाइट है, पावर ऑफ 1 ट्यूबलाइट इज इक्वल टू 40 वॉट। सो वी हैव हाउ मेनी ट्यूबलाइट्स? 5 ट्यूबलाइट्स। So power of 5 ट्यूबलाइट्स is equal to 5 into 40 watt. It means we have a total of 200 watt. 200 watt मतलब 5 ट्यूबलाइट्स की 200 वॉट की पावर है। अगर अब ध्यान सुनिए, अब एनर्जी कंज्यूम्ड, इनके द्वारा एनर्जी कितनी कंज्यूम हो रही है, अगर कितने समय के लिए चलनी है। सो E इज इक्वल टू आपको पता है P इंटू टी लिखिए, और टाइम आपको पता है ये डेली एवरी डे, ये ट्यूबलाइट एवरी डे आपकी कितनी चल रही है? 5 आवर्स चल रही है। तो लिख लीजिए, तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर कितनी है 200 इंटू टाइम कितना है 4 आवर्स। सो यहाँ पर किलोवाट, यहाँ पर वॉट है, ठीक है, वॉट। और ये तो ध्यान सुनना 200 इंटू ये क्या हो गया? अच्छा 5 आवर्स है, ऑल राइट, 5 आवर्स इंटू 5 तो ये आ गया आपका 1000 वॉट आवर। यहाँ से अभी आप बताइए मुझे ये कितना है? ये 1 यूनिट है, क्योंकि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1000 वॉट आवर। यह तो आपको पता है। चलिए, तो एनर्जी कितनी आ गई? इतनी आ गई। ये किसके द्वारा आ गई? ये ट्यूबलाइट वाली केस हो गया, ठीक है। किसका केस हो गया? ट्यूबलाइट का केस हो गया। अब यहां पर है कि एक इलेक्ट्रिक प्रेस है। जरा आइए सभी लोग, अब इलेक्ट्रिक प्रेस है, ये क्या कर रहा है? इसके भी देखिए यहाँ पर ध्यान सुनना, इलेक्ट्रिक प्रेस सिर्फ इलेक्ट्रिक प्रेस है, और ये इसकी एनर्जी कंज्यूम कितनी होगी? तो यहाँ पर पावर कितनी है? ध्यान सुनना, पावर है 500 वॉट और टाइम है आपका कितना? सभी लोग ध्यान देना 4 आवर्स। सभी लोग लास्ट वाले क्वेश्चन के लिए प्लीज वेट कीजिए,
कीजिए आप सभी लोग, क्योंकि लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जो भी इसके बाद मैं आपको कराने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान से सुनना, बहुत कठिन भी है और इंपॉर्टेंट भी है। तो T = 4R हो गया, तो एनर्जी E = P × T होता है। सो ये आ गया 500 × 4 और ये आएगा आपको पता है 2000 Wh। सो आप लिख सकते हैं टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड। अब देखिए ये क्या हो रहा ना, एक दिन में प्रेस और ट्यूबलाइट जितनी भी चल रही हैं उनसे टोटल एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई। तो ये E1 और E2 चलिए कोई बात नहीं, क्या करना है E1 और E2 लेके आप डायरेक्ट लिख लीजिए, आपको पता लग गया यहाँ से 1000 है, 1000 और प्लस ये हो गया 2000। अब दोनों मिला के कितनी 3000 Wh। अब ये Wh है, इसको यूनिट्स में चेंज करने के लिए तो आपको पता ही है क्या करेंगे आप लोग, जब आपको यूनिट में चेंज करना है इसको सो अपॉन 1000 कर लीजिए, मतलब आपको kWh में चेंज करना है तो अपॉन 1000 कर लीजिए और ये आ गया आपका kWh हो गया। सो इट मीन्स वी हैव 3 kWh इन अ डे। एनर्जी इन अ डे, ये सिंगल डे की है, ध्यान सुनना। अब हुआ क्या भाई, यहाँ से पूछा क्या इनने, ठीक है 30 डेज, चलिए सो 1 डे में इतना, 1 डे, ठीक है। एनर्जी कंज्यूम्ड बाय प्रेस एंड इलेक्ट्रिक, जो भी है इलेक्ट्रिक प्रेस एंड ट्यूबलाइट इन 1 डे इज 3 kWh। सो 30 डेज की बात हो रही है तो 30 × 3, चलिए। और अगर यहां से यूनिट पूछ देता है तो आप क्या कर दीजिए 1 किलो, अगर क्वेश्चन पूछता है कितनी यूनिट कंज्यूम हुई, सो 90 kWh, 1 kWh इज इक्वल टू कितना 1 यूनिट, तो 90 kWh इज इक्वल टू 90 यूनिट्स अगर पूछता है तो। और अगर खर्चा भी पूछता है कितना खर्च हुआ, तो अगर यहाँ पर दिया होगा कि 1 यूनिट की 20 रुपये है तो 90 यूनिट्स की कितनी जाएगी 1800 यूनिट्स हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही आपको कुछ भी दिया होगा आप कर लेंगे। चलिए आई होप कि आपको क्लियर होगा यहाँ से। चलिए तो ये था हमारा। अब मैं लास्ट क्वेश्चन आपको कराता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा सभी लोग ध्यान से सुनना, ठीक है। चलिए तो चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6th है वो काफी इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग नोट जरूर कर लेना। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आपको दिख सकता है। तो ये क्वेश्चन रेजिस्टेंस से क्वेश्चन है आपका, ध्यान से सुनिए। फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस से क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है जो अभी हमने फर्स्ट में किया था, जो हमने सेकंड क्वेश्चन किया था, बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। चलिए तो यहां पर देखेंगे, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या लिखा गया, अ पीस ऑफ वायर इज रीड्रॉन विदाउट चेंज इन वॉल्यूम। अगेन वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ, सो दैट इट्स रेडियस इज हाफ्ड। यहां पर हुआ क्या है, कुछ नहीं, आपको पता है। सबसे पहली चीज आप इतना क्वेश्चन नंबर कौन सा है, सेकंड के जैसा ही है, मतलब 6th क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां पर हुआ क्या, ध्यान सुनना, वॉल्यूम रिमेन सेम। अगर हमने वायर को रीड्रॉ किया है तो वॉल्यूम रिमेन सेम। सो हमेशा जब भी वॉल्यूम रिमेन सेम क्वेश्चन कहेगा तो आपको सबसे पहले यही ध्यान देना है कि जो वायर जो पहले थी, ठीक है, उसका वॉल्यूम में कोई डिफरेंस नहीं आया, बस उसका शेप चेंज कर दिया, उसकी लेंथ हमने बढ़ा दी, स्ट्रेच कर दिया। सो वॉल्यूम रिमेन सेम का कॉन्सेप्ट यही है कि अगर मान लीजिए वॉल्यूम क्या होता है, मैंने आपको बताया था A × L होता है। सो दो पहली वायर ये थी, अब मान लीजिए कोई स्ट्रेच कर दी इस तरीके से, लंबी बना दी इसको, ये लीजिए, नो प्रॉब्लम, बस कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर इसका A1 होगा और L1 भी होगा, और यहाँ भी इसका क्रॉस सेक्शनल A2 और L2 होगा। क्लियर है। तो वॉल्यूम रिमेन सेम, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ A1 × L1 इज इक्वल टू A2 × L2। यहाँ तो सबको क्लियर है। अब इसको आप रख कर लीजिए, ये खाली भी जगह घेरेगा हमारा खाली बेकार में, ठीक है। सो A1 × L1 इज इक्वल टू कितना, देखिए A1 × L1 इज इक्वल टू A2 × L2। अब बट यहाँ पर एक दिक्कत होती है, यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पर रेडियस के बारे में बात हो रही है। सो ध्यान से सुनना, यहाँ पर रेडियस मतलब देखिए A क्या होता है, πr² होता है, मैंने शुरू में बताया था आपको, ठीक है। अब दो एरिया है हमारे पास, ठीक है, दो वायर है, क्योंकि जो दो है ना, क्योंकि एक को स्ट्रेच कर रखा है, एक ओरिजिनल है, एक न्यू वाली है, ठीक है। तो ये ध्यान सुनना, तो यहां पर ध्यान सुनना कि आपको क्या गिवन है कि R2 जो भी होगा, नई वाली रेडियस जो भी है वो पुरानी वाली के क्या है, आधी है। R1 इज इक्वल टू R1/2, ये आपको दे रखा है, इसका आप ध्यान देना। एक काम कर सकते हैं आप लोग, वो क्या, इसको पहले क्वेश्चन मान लीजिए और एक काम कीजिए, यहाँ पर देखिए एरिया की जगह पाई R1 का स्क्वायर कर लीजिए इंटू L1, और इसको कर लीजिए A2 जगह पाई R2 का स्क्वायर कर लीजिए इंटू L2। ठीक हो गया। पाई से पाई काट लीजिए आप लोग,
अब यहाँ R2 की जगह पे देखिए R1/2 कर लीजिए, तो इसका मतलब ये R1 स्क्वायर इंटू L1, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा R1 स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा, तो ये भी कट गया, R1 स्क्वायर से R1 स्क्वायर भी कट गया, झंझट ही खत्म, किसका रेडियस का, बवाल ही हो गया, बवाल खत्म, रेडियस का झंझट जो भी था हमारा खत्म हो गया। सो L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू 1/4, L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू 1/4, L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू 1/4। क्लियर है सबको? चलिए अब क्या कर सकते हैं हम, देखिए अब आपको पता है 2 रेजिस्टेंस है, तो आप लोग क्या करिए R इज इक्वल टू रो L1 अपॉन A1 करके रख लीजिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मान लीजिए पहली बार है, उसका रेजिस्टेंस R1 है, मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ यहाँ पर, तो R1 इज इक्वल टू, देखिए आप लोग एक चीज यहाँ सुनना कि रो रिमेन सेम, इसको लिखना रो रिमेन सेम। अब रो सेम ही होगा तो इसको तो एंड में कटना ही है, तो उसको लिखें क्यों, खाली क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करेगा। R इक्वल टू रो रहने दीजिए, आप L1 अपॉन A1 करके लिख लीजिए। सेकंड वाला R2 इज इक्वल टू L2 अपॉन A2 कर लीजिए, सिंपल। यहाँ पे रो भी तो होगा ही, रो नहीं लिख रहे हम। अब एक काम करेंगे, ये होगा हमारी सेकंड इक्वेशन, ये होगी हमारी थर्ड इक्वेशन। सो सेकंड को थर्ड से डिवाइड कीजिए, इक्वेशन सेकंड बाय, ठीक है, सेकंड को सेकंड डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, सेकंड को डिवाइड कीजिए 3 से। सो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन A1, जब डिवाइड करेंगे तो आपको पता है क्या होगा, A2 ऊपर चले जाएगा, ठीक है, A2 ऊपर चले जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, L2 आ जाएगा, ठीक है, हाँ L2 A1 के पास, और ये ठीक हो गया। तो यहाँ पर से आप सभी लोग देखना आपके होगा क्या, जरा देखिए आप सभी लोग कि L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू इंटू A2 अपॉन A1। अगेन ये दोबारा से आपको ये A2 अपॉन A1 क्या कर रहा है, यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब इस A2 अपॉन A1 को कैसे हटा सकते हैं, किसी के पास कुछ आइडिया है? जरा ध्यान सुनना, आइडिया है हमारे पास, आप ध्यान से सुनना। इसको मैं ले लेता हूँ इक्वेशन, कुछ नहीं है, देखिए इक्वेशन फर्स्ट को कैसे लिखता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट कैन बी रिटन एज, इसको मुझे पहले ही कर देना चाहिए था बट नहीं किया। देखिए क्या लिख सकता हूं, एक काम करिए ना, A2 अपॉन A1 को रिप्लेस करना है, तो एक काम करके देखिए A1 इंटू L1 है ना, ध्यान सुनना, मैं इसको पहले दोबारा लिख दे रहा हूं यहाँ पर, ये A1 इंटू L1 और A2 इंटू L2 है। देखिए इसको यहाँ लाइए, इसको यहाँ लाइए, तो L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1। क्लियर है सबको? चलिए इसको आप, ये फोर्थ जो इक्वेशन है इसको आप यहाँ पुट कर दीजिए। A2 अपॉन A1 की जगह पे क्या आ जाएगा, A2 अपॉन L1 बाय L2 आ जाएगा, A2 अपॉन A1 की जगह पे L1 अपॉन L2 आ जाएगा। तो यहाँ पर से आप ध्यान सुनना, तो R1 अपॉन R2 क्या हो गया आपका, L1 बाय L2 इंटू L1 बाय L2। इट मीन्स इट बिकम्स L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर एंड L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू 1/4। सो ये आपका फाइनली आंसर आ चुका है 1/4 का स्क्वायर। कौन है, R1 बाय R2 कितना आ गया आपका 16। इट मीन्स तो ओ जो पुराना रेजिस्टेंस था R2 इज इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ R1। तो कंपेयर द रेजिस्टेंस, कुछ बोला गया है शायद यहाँ पर, ठीक है, कंपेयर द न्यू रेजिस्टेंस विद द ओरिजिनल रेजिस्टेंस। तो नया रेजिस्टेंस जो भी है वो 16 टाइम है ओरिजिनल रेजिस्टेंस के। ऑलराइट फ्रेंड्स, क्लियर है आपको? ये 6 क्वेश्चन आप लोग सभी लोग नोट कर लेना और पढ़ लेना, इनको पेपर में पूछे जा सकते हैं, इनके बिल्कुल चांसेस हैं आप लोग, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन से भी और आगे भी हमारे पार्ट होंगे, उसके लिए उसमें मैं लेकर आऊंगा, साइंस के भी और मैथ्स की तो हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी। मैथ्स का पूरा सिलेबस मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया है, बस आप तैयारी में लग जाइए आप, क्योंकि अभी आपका यहाँ पर देखिए आपको पता ही है पेपर होने वाले हैं आप लोगों के। तो चलिए तो एंड करते हैं अब हम इस वीडियो को। सबसे पहले आप क्या करना है, चैनल पे जो लोग भी नए जुड़े हैं चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को सभी लोग प्रेस कर लेना। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी कर लेना। और वीडियो की जो टाइमिंग है, आपकी क्लास की जो टाइमिंग है, ये लेक्चर की जो टाइमिंग है आपकी, वो 6 PM इवनिंग पर है। तो आप लोगों से हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।